जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति में मुद्दा महाराष्ट्र का। और आज हम बात करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश की तरह अब महाराष्ट्र में भी भाजपा अंदरूनी स्तर पर कर रही है ऑपरेशन लोटस की तैयारी। लॉकडाउन के बीच किस तरह राजनीति के चाणक्य शरद पवार ने दूसरी बार बचाई उद्धव ठाकरे की सरकार। क्या वाकई सुरक्षित है महाविकास आघाड़ी की सरकार या किसी नई राजनीतिक उठापटक की ओर अग्रसर हो चुका है महाराष्ट्र की बढ़ती सियासी हलचल पर पेश है जनता पोल का राजनीतिक विश्लेषण। अवश्य देखिए। लोकसभा चुनाव 2019 में महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा चुनावों में भी इस गठबंधन को इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिल सकती है। कई न्यूज चैनलों के सर्वे और सट्टा बाजार के आंकड़े ये तक कह रहे थे कि भाजपा शिवसेना गठबंधन 200 सीटें जीतेगा, जिसमें भाजपा अकेले ही बहुमत हासिल कर लेगी। मगर परिणाम भाजपा के लिए बेहद बड़ा झटका साबित हुए, क्योंकि भाजपा केवल 105 सीटें जीती, शिवसेना 56, एनसीपी 54 और कांग्रेस 44। कांग्रेस और एनसीपी के साथ कुछ छोटे दल भी थे, जिससे यूपीए का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया, जो सभी एग्जिट पोल्स के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। कांग्रेस भले विधानसभा चुनाव के पहले मानकर चल रही थी कि महाराष्ट्र में जीतना असंभव है, मगर जिस तरह प्रचार में शरद पवार सक्रिय थे, उससे ये तो साफ समझ आ रहा था कि एनसीपी का प्रदर्शन निश्चित ही सुधरेगा। और एनसीपी को 54 सीटों पर जितवाकर शरद पवार ने बड़े बड़ों को अचंभित कर दिया। साथ ही बिना किसी तैयारी के चुनाव में उतरी कांग्रेस भी 44 सीटों पर जीत गई। भाजपा का 105 सीटों पर जीतना झटका इसलिए भी कहा गया क्योंकि भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जग जाहिर थी। फिर हुआ भी वही। भाजपा शिवसेना का दशकों पुराना गठबंधन टूटा। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी साथ आए और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ ही मंत्रिमंडल गठन पर बैठकों का दौर बढ़ता चला गया। मगर इसी बीच भाजपा का पहला दांव तब सामने आया जब अचानक से सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक रात में पलटी गई इस राजनीति से शिवसेना और कांग्रेस बौखलाए सो अलग। साथ ही शरद पवार पर भी उंगलियां तब तक उठती रही जब तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ नहीं कर दिया कि वे अजीत पवार के साथ नहीं है। माना तो ये जा रहा था कि एनसीपी 2 हिस्सों में बंट जाएगी, मगर जिस सक्रियता के साथ शरद पवार एक्टिव हुए, एनसीपी के सारे विधायक उनके समर्थन में आए और उस तरफ अजीत पवार के अकेले रह जाने के बावजूद एक बात बड़ी चर्चित रही कि एनसीपी लगातार ये कहती रही कि अजीत पवार वापस आ रहे हैं। विधायकों की पर्याप्त संख्या न होने के चलते अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और शरद पवार के पास लौट आए। फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बन गई, जिसके मुख्यमंत्री बने श्री उद्धव ठाकरे। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को शायद भारतीय राजनीतिक इतिहास में दशकों तक याद किया जाएगा। और यह प्रश्न भी लगातार उठता रहेगा कि अजीत पवार का भाजपा के साथ जाना, उन पर लगे आरोपों का हटना, फिर उनका वापस शरद पवार के खेमे में लौटकर आना और अब वो इस सरकार में भी उप मुख्यमंत्री है। कहीं ये पूरा घटनाक्रम शरद पवार की किसी चतुर रणनीति का हिस्सा तो नहीं था? इसका सीधा जवाब तो आज तक कोई नहीं दे सका, मगर इससे ये जरूर साबित हो गया कि राजनीति का असल चाणक्य कौन है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अगले 6 महीने में या तो विधानसभा में या विधान परिषद में चुना जाना अनिवार्य होता है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते विधान परिषद के साथ ही विधानसभा के उपचुनाव भी नहीं हो सकते थे, जिससे उद्धव सरकार एक बार फिर मुश्किल में आ गई थी। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए 28 मई तक विधायक या एमएलसी बनना जरूरी था, मगर लॉकडाउन के चलते मामला बिगड़ गया था। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए पहला सहारा थे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाले सदस्यों की 2 सीटें खाली पड़ी थी। इनमें से एक सीट पर शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को नामांकित किया था, लेकिन राज्यपालों का यह आग्रह रहता है कि उनके द्वारा नामित होने वाले जिन नामों की सिफारिश राज्य सरकार कर रही है वो गैर राजनीतिक हों। आदर्श स्थिति में राज्यपाल खेल, कला, विज्ञान, शिक्षा, संगीत, साहित्य आदि क्षेत्रों से विद्वानों को मनोनीत करते हैं। उद्धव ठाकरे एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, तो ऐसे में शिवसेना मान रही थी कि राज्यपाल उन्हें मनोनीत कर देंगे, मगर असल में पैंच वहीं पर फंस गया। फैसला लेने में राजभवन की तरफ से जहां बेहद लंबा समय लिया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना में भी हलचल बढ़ने लगी थी। अगर राज्यपाल उद्धव को मनोनीत नहीं करते तो दूसरा और आखिरी रास्ता होता कि 28 अप्रैल के दिन उद्धव सीएम पद से इस्तीफा देते और फिर अगर राज्यपाल उन्हें तत्काल ही दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाते तो ये मामला वापस 6 महीनों के लिए टल जाता। मगर ये इतना आसान नहीं था। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बीच कई बार राजभवन के चक्कर काटते हुए नजर आए।
इस सियासी संकट के बीच शरद पवार एक बार फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए संकट मोचक साबित हुए। स्थानीय अखबारों के अनुसार उद्धव ठाकरे और शरद पवार की इस सियासी हलचल को लेकर लगभग रोज बात हो रही थी और इस पूरे संकट को टालने में मुख्य भूमिका निभाई भाजपा के कद्दावर नेता व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। असल में इस सियासी संकट के बीच शरद पवार उद्धव ठाकरे की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से एक मुलाकात हुई, जो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम मुलाकात रही। अक्षय तृतीया के दिन उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लाइव संवाद में नितिन गडकरी की तारीफ की और उनका धन्यवाद अदा किया। उद्धव ठाकरे ने कहा, नितिन गडकरी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि गडकरी ने वर्तमान स्थिति में राजनीति को बाजू में रखकर बाकी नेताओं को भी राजनीति न करने का आह्वान किया। केंद्र और राज्य सरकार एक होकर कोरोना से लड़ रहे हैं, बावजूद इसके कुछ लोग राज्य में राजनीति करने में व्यस्त हैं। लेकिन गडकरी ने राज्य के सभी नेताओं को राजनीति न करते हुए महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़े रहने की सलाह दी, इसलिए गडकरी का बहुत बहुत धन्यवाद। 26 अप्रैल को नितिन गडकरी की सार्वजनिक तारीफ के अगले ही दिन 27 अप्रैल को उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार और आदित्य ठाकरे की एक आपात बैठक शिवाजी पार्क के बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मृति न्यास के दफ्तर यानी पुराने महापौर बंगले में हुई। इस मीटिंग में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नितिन गडकरी के बीच हुई मीटिंग की बातों के आधार पर नई रणनीति तैयार की गई। उद्धव ठाकरे के निकटवर्ती सूत्रों का कहना है कि नितिन गडकरी ने दिल्ली में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर यह पता लगाया कि राज्यपाल की ओर से उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नामित किया जाना संभव नहीं है और उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद बचाने का रास्ता सिर्फ विधान परिषद की खाली पड़ी सीटों का चुनाव था। ये काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना संभव नहीं था, इसलिए नितिन गडकरी बड़े महत्वपूर्ण साबित हुए। शरद पवार की सलाह और आपात मीटिंग में बनी रणनीति के मुताबिक अगले दिन यानी 28 अप्रैल को उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और राजनीतिक संकट टालने के लिए मदद मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे को मदद का भरोसा भी दिला दिया। 29 अप्रैल को दिल्ली और मातोश्री के बीच कई राजनीतिक सहमतियां बनी। खास बात ये रही कि इसमें देवेंद्र फडणवीस और राज्य के बीजेपी नेताओं को शामिल नहीं किया गया। इसके बाद 30 अप्रैल की सुबह उद्धव ठाकरे के सबसे विश्वसनीय मिलिंद नार्वेकर अकेले राजभवन गए। राजभवन ने नार्वेकर की सूचनाओं की तस्दीक दिल्ली से की। शाम को मिलिंद नार्वेकर और शिवसेना विधायक दल के नेता व राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से राज्यपाल के पास लिखित प्रस्ताव भेजा गया। शाम ढलते ढलते राज्यपाल ने चुनाव आयोग से चुनाव कराने का आग्रह कर डाला और इस तरह उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार एक बार फिर बच गई, क्योंकि 14 मई को उद्धव ठाकरे विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। मगर इस पूरे घटनाक्रम में शरद पवार की भूमिका प्रमुख रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। शरद पवार अपने 50 साल के राजनीतिक अनुभव से ये जानते थे कि राज्यपाल उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नामित करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि राज्यपाल के पास इसकी वैधानिक वजह भी थी। शरद पवार ये भी जानते थे कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नामित करने के लिए राज्यपाल को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद ये जताने के लिए कि महाविकास आघाड़ी एकजुट है और समूचा मंत्रिमंडल उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है, पवार के कहने पर 2 बार मंत्रिमंडल ने उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नामित करने के लिए न सिर्फ प्रस्ताव पास किया, बल्कि मंत्रियों को राजभवन भेजकर गुहार भी लगवाई। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर नितिन गडकरी के संपर्क में थे। पवार और उद्धव इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि नितिन गडकरी संघ परिवार, भाजपा और दिल्ली के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में कितने रसूखदार हैं। तो इस तरह दूसरी बार शरद पवार उद्धव ठाकरे के लिए संकट मोचक साबित हुए। मगर प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या अब भी महाराष्ट्र की सरकार सुरक्षित है? भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उन्होंने हाल ही में राज्यपाल से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ सरकार के दौरान कहा करते थे कि हम सरकार नहीं गिराएंगे, ये सरकार खुद अपने बोझ से गिरेगी, यही का यही बयान अब देवेंद्र फडणवीस भी दे रहे हैं। खबरें तो ये भी आ रही थी कि भाजपा ने एनसीपी सांसद व शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सुले को तो केंद्रीय मंत्री का पद भी ऑफर किया था। हालांकि महाविकास आघाड़ी के नेता इस बात का खंडन करते रहे और इसे अफवाह करार दिया। हाल फिलहाल में तो दूसरी बार शरद पवार ने नितिन गडकरी की सहायता से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद को बचा लिया। लेकिन ये भी तय है कि जिस तरह के बयान पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा नेताओं द्वारा आ रहे हैं, उससे ये तो जरूर लग रहा है कि आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण होगा। शायद यही वजह कि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने तीनों ही दलों की बैठक बुलाई थी। शरद पवार भले ही उम्र दराज हो, मगर आज भी अपने विरोधियों को परास्त करने और अपनी रणनीतियों से वे अपने विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र का सियासी पारा और चढ़ने वाला है, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।